आप देख रहे फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो मंडी हाउस में हमारी मौजूदगी है और यहां से आपको फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें बताएंगे। तो हर एक खबर को डिटेल्स अपडेट्स के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो फिट इंडिया की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पुणे बस रेप कांड में जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हो गई है। 25 तारीख की रात को 26 वर्षीय लड़की के साथ में रेप किया गया था। जी हाँ, तो पुणे पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है जहाँ पर रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर 26 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी दत्तात्रेय गाड़े का शिरूर तहसील से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले 2 दिन से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश के लिए 13 विशेष टीमें बनाई थी और यही 13 टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। अलग अलग जगह पर ये पहुंच रही थी और 1 लाख रुपए का इनाम भी आरोपी के ऊपर घोषित किया था। पुलिस सोर्सेज ने बताया कि घटना के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गडे अपने गाँव में छिपा हो सकता है, ये भी जानकारी मिली थी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी को अंजाम दिया। इस मामले में पुणे पुलिस ने आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुणे बस रेप कांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें विशेष टीमें का गठन किया गया था। कुल 13 टीमें इस आरोपी को ढूंढने के लिए घूम रही थी और उसके बाद इसकी जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस की टीम ने इसे पकड़ लिया गया और जब उसे गिरफ्तार किया गया उसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच ये भी बता दें कि शिरूर तहसील से गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। 26 वर्षीय महिला के साथ में बलात्कार के मामले में आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को शिरूर तहसील से अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। और चलिए बात करते हैं महाकुंभ की, जहां पर आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने नाविकों से मुलाकात की, जो सफाई कर्मी थे उनसे भी मुलाकात की। इस पूरे महाकुंभ को आयोजित मुख्यमंत्री के अंदर किया गया और इस बीच वो लगातार निरीक्षण कर रहे थे, चीजों का जायजा ले रहे थे, वॉर रूम में बैठकर मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। जब इसका समापन कल किया गया तो सफाई कर्मियों के साथ खाना खाते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। डिटेल रिपोर्ट इसी से जुड़ी भी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो चुका है। कुंभ समापन के आखिरी दिन भी सीएम योगी एक्शन में दिखे। सीएम योगी ने संगम नगरी में पहुंचकर उन पुलिस वालों से मुलाकात की जिन्होंने बिना थके बिना रुके महाकुंभ के आयोजन में अपनी ड्यूटी दी। इसके अलावा सीएम योगी ने उन नाविकों के साथ खाना भी खाया जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के संगम नगरी में आए श्रद्धालुओं को नाव की सैर कराई। इस मौके पर सीएम योगी ने सफल महाकुंभ में आए 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का भी जिक्र किया। इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं। सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में गंगा के घाट पर सफाई भी की। सीएम योगी ने प्रयागराज के अरैल घाट पर सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाकर सफाई की। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी में पड़ी गंदगी को भी साफ किया। करोड़ों लोगों के स्नान के बाद गंगा किनारे जो कपड़े वगैरह पड़े थे उनको सीएम योगी ने हटाया और यहाँ सफाई कर्मियों के साथ खाना भी खाया। स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के बाद अब सीएम योगी उनके साथ जो है सहभोज कर रहे हैं, यानी उन्हीं सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ सीएम योगी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर, खुद भी भोजन कर रहे हैं। उनके साथ दोनों तरफ आप देखें दाएं और बाएं जो है सफाई कर्मी बैठे हुए हैं। इनके साथ में पूरी मंत्रिमंडल है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, केशव प्रसाद मौर्य हैं और बाकी मंत्री भी जो है, इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर सीएम ने आज यहाँ पर इनका सम्मान, सफाई कर्मियों का सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पे उनके साथ भोजन कर रहे थे। आपको सीएम योगी ने महाकुंभ में जुटे कर्मचारियों का सम्मान किया तो प्रयागराज वासियों का भी धन्यवाद दिया। 45 दिन तक महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लोगों को काफी परेशानी हुई।
कई कई दिनों तक शहर में जाम लगा था, जिसकी वजह से 10 मिनट का सफर 3-3 घंटे में पूरा हो रहा था। लेकिन प्रयागराज के लोगों ने अपनी परेशानियां भूलकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। कुंभ के समापन के मौके पर योगी प्रयागराज में रहने वाले लोगों का भी धन्यवाद करना नहीं भूले। और इसीलिए प्रयागराज वासियों ने भी इसको अपना आयोजन मान करके जगह जगह लंगर लगाए, अभिवादन किया, अपनी स्वयं की परेशानी को भूल करके इस आयोजन का हिस्सा बने, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन का हिस्सा बने। कुंभ के आखिरी दिन एक तरफ जहां संगम पर भक्तों का हुजूम देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस कुंभ को लेकर भावुक भी दिखे। कुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 66 करोड़ 30 लाख पहुंच गई। श्रद्धालुओं की ये संख्या चीन और भारत को छोड़कर अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों समेत सभी देशों की आबादी से ज्यादा है। मतलब साफ है कि कुंभ के समापन के साथ सीएम योगी ने वो रिकॉर्ड बना दिया जिसको किसी के लिए तोड़ पाना काफी मुश्किल है। महाकुंभ के समापन के साथ में ही संगम नगरी प्रयागराज अब खाली होने लगी है। जिस जगह पर तमाम जो टेंट थे उनसे एक पूरा शहर बसाया गया था, वो अब उखड़ने लगे हैं। बिल्कुल, प्रयागराज की जिस धरती पर साधु संतों के रहने की व्यवस्था की गई थी, अब उस व्यवस्था को खाली करवाया जा रहा है। महाकुंभ के समापन के बाद कैसा लग रहा है प्रयागराज, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाकुंभ के समापन के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज अब धीरे धीरे खाली हो रही है। जिन रास्तों पर श्रद्धालुओं का हुजूम हुआ करता था, वो रास्ते अब सूने नजर आने लगे हैं। जिस प्रयागराज में भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ हुआ करती थी, वो प्रयागराज अब कुंभ समापन के साथ खाली खाली सा दिखने लगा है। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद अपने अपने गंतव्य तक गए। आप देखिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये संगम तक जाने का रास्ता है और ये संगम नोस की तरफ ये रास्ता निकलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ से आपको वापसी करने वाले लोग जो संगम की तरफ से वापस आ रहे हैं, वही आपको नजर आएंगे। जाने वाले लोग बहुत कम नजर आएंगे। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो संगम की तरफ रुख कर रहे हैं। पूरा सड़क एक समय कल सुबह तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा हजाहद जो भीड़ है वो देखने को मिलती थी। प्रयागराज के लोगों के लिए भी ये भावुक पल रहा। 45 दिनों तक प्रयागराज में जो माहौल था, अब वो खत्म हो रहा है। महाकुंभ के दौरान 24 घंटे चहल पहल रहती थी। दिन और रात का अंतर खत्म हो गया था। यहाँ अखाड़ों में रहने वाले साधु संत भी अपने अपने शिविरों में रहकर दिन रात पूजा पाठ किया करते थे। कुंभ समाप्ति के साथ ही अब साधुओं के शिविरों को वापस ले जाया जा रहा है। जो अखाड़े हैं उनके जो है वो टेंट्स उखड़ने का काम शुरू हो चुका है। ये देखिए, आपको नजर आएगा, ये पीताम्बरा शक्ति पीठम था और ये 167 वृंदावन कॉलोनी का ये अखाड़ा था। और देखिए किस तरीके से अब इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, अब इसको खोला जा रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरे घास के बल्ले बना के रखे गए थे, ये देखिए अब शेड बना के रखा गया था, इसको अब हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में इसे लोड करके वापस ले जाया जा रहा है। ऐतिहासिक महाकुंभ के आयोजन के साथ ही प्रयागराज में 45 दिनों तक ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर सोया ही नहीं था। अब अचानक शहर ठहरा हुआ सा लग रहा है। अचानक चारों तरफ सन्नाटा सा महसूस हो रहा है। प्रयागराज के लोग महाकुंभ के समापन के बाद क्या अनुभव कर रहे हैं, वो सुनिए। रौनक चली गई है, पूरा सन्नाटा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अब मेला जो है मतलब कुछ भी नहीं है। अब गाड़ी जो है संगम तक चली जा रही है, बाइक, और भीड़ भी कुछ नहीं, 4 व्हीलर भी चला जा रहा है। उजाड़ लग रहा है थोड़ा सा। कल के बाद तो एकदम में उजाड़ हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, क्या अब लग रहा है कि भीड़ जो है वो खत्म? नहीं, भीड़ खत्म है अब तो। अब कल तो ज्यादा रही भीड़, आज तो कम है। दादा भी अब कम हो गई है? हाँ, आज कम। हाँ, खत्म तो हो गया है, अब सन्नाटा लग रहा है। सन्नाटा लग रहा है। हाँ। थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा कि प्रयागराज में इतनी भीड़ थी, इतनी ज्यादा रौनक थी। हाँ, देखिए, ये प्रयागराज के वासी हैं सारे और बता रहे हैं कि प्रयागराज में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब सन्नाटा जो है वो आपको सड़कों पे नजर आएगा। कुंभ के खत्म होने के साथ ही अब प्रयागराज की वो रौनक भी खत्म हो रही है जो पिछले 45 दिनों से इस शहर में बनी हुई थी। इस मौके पर प्रयागराज के लोग भावुक भी दिखाई दे रहे हैं। संगम नगरी खाली हो रही है। ऐसे में यहाँ के लोग भी मान रहे हैं कि कुंभ वाली रौनक अब उनको इस जीवन में तो देखने को नसीब नहीं होगी।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में महाशिवरात्रि के महोत्सव का जोरों शोरों से आगाज हुआ, आयोजन किया गया और तमाम उन विशेष पंडितों को बुलाया गया, खास तौर पर जो काशी में आरती किया करते हैं। खास तौर पर वही पंडित यहाँ पर मौजूद रहे। काशी में गंगा आरती की जाती है और उसके महत्व कई सारे होते हैं। यहाँ पर व्यास नदी में आरती करने के लिए भी वही पंडित मौजूद रहे और तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो अपने घरों से दिए लेकर इस आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। फरवरी के महीने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में मौसम की बात की जाए तो मौसम अब करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। मंडी हाउस पे हम मौजूद हैं और बारिश का मौसम जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। जो स्थानीय लोग हैं वो तो परेशान है ही, लेकिन जो पर्यटक पहुंच रहे हैं बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। देश के 3 राज्य और तीनों राज्यों के मौसम का हाल बताने वाली 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। उत्तराखंड में जहां एक तरफ बाबा केदारनाथ का धाम बर्फ से ढका हुआ है, तो वहीं चमोली में बाबा बद्रीनाथ का धाम भी बर्फ की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई ताज़ा बर्फबारी ने यहां रहने वाले लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल में ऐसा एवलांच आया कि पूरी की पूरी बर्फ पहाड़ों से नीचे आकर सड़कों पर बहने लगी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश जारी है। किन्नौर में हुई ताज़ा बर्फबारी के कारण यहां 220 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई, जिसके बाद यहां आए पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की तरफ से बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फबारी के कारण बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है। यहां करीब 250 ट्रांसफार्मर्स ने काम करना बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण यहां तापमान काफी नीचे चला गया है। बारिश के कारण इधर उधर आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं मनाली में देर रात हुई बर्फबारी ने यहां के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। बर्फबारी के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में गिरी ताज़ा बर्फ के कारण यहाँ ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। कुलगाम में सड़कों पर बर्फ का पहरा है और प्रशासन की तरफ से सड़क से बर्फ हटाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बांदीपुरा में आई एवलांच के कारण यहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है। राहत और रेस्क्यू कार्य जारी है। एक तरफ पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल में तेज बारिश हो सकती है, तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बड़ा हादसा हो गया, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर कार गुजर रही थी और पहाड़ से अचानक से एक बोल्डर इस कार पर आ गिरा। इस बोल्डर के गिरने की वजह से एक शख्स की मौत की जानकारी मिली है। वहीं सीआरपीएफ का जवान बाल बाल बच गया और उसकी पूरी तरीके से गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़े हादसे की ये तस्वीर और खबर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में यही सबसे ज्यादा खतरा होता है कि कब कहां से क्या गिरे, कुछ नहीं पता। और कुछ ऐसा ही जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ। ये कार सवार वहां से गुजर रहा था और अचानक से देखिए पहाड़ से ये बोल्डर आ गिरा, जिसके बाद इस शख्स की मौत हो गई। बोल्डर गिरने से शख्स की मौत हो गई। पहाड़ से अचानक आए बोल्डर की चपेट में एक सीआरपीएफ के जवान की गाड़ी भी आ गई, जिस दौरान जवान की तो जान बाल बाल बच गई, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। और पुंछ से एक और खबर आपको बता दें, जहां पर सवारियों से भरी हुई गाड़ी अचानक से नदी में गिर गई है। पुंछ के
कलाई इलाके से ये जानकारी मिली है और इस घटनाक्रम में 7 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। जी हाँ, कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कई लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। आपको बता दें, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू टीम वहाँ पर तैनात है, लोगों को बचाने का काम जारी है और साथ ही जो लोग लापता हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटा रही है। तो देखिए तस्वीरें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरी गाड़ी अचानक से उफनती नदी में जा गिरी और इस गाड़ी में कई सारी सवारियां बैठी हुई थी, जिसके बाद तुरंत सूचना मिलते ही तमाम जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, 7 लोगों को बचा लिया गया है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। एक तरफ उफनती नदी की तेज लहर, उफनती लहरों के बीच फंसी एक कार। नदी के छोर पर सेना के जवान। सेना के जांबाजों की ये दिलेरी पुंछ की एक नदी में देखने को मिली। कलाई इलाके में हादसे के बाद एक गाड़ी खाई में जा गिरी, जो उफनती नदी की लहरों में फंस गई। हादसे की जानकारी जैसे ही सेना के जवानों को मिली, आनन फानन में तेज बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गाड़ी पर सेना के कुछ जवान पहुंचे, दूसरे छोर पर बाकी के जवान खड़े रहे। रस्सी के सहारे एक जवान गाड़ी तक पहुंचा और एक महिला को बचाकर बाहर निकाल लाया। जब सेना के जवानों को तस्दीक हो गई कि गाड़ी में कितने लोग हैं, तो फिर से सभी को निकालने के लिए मशक्कत शुरू हुई। सैलाब के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए देश के रणबांकुरे उफनती लहरों से जा टकराए, लेकिन दूसरे शख्स का रेस्क्यू जान हलक में अटकाने वाला था। जैसे ही दूसरे शख्स को सेना के जवानों ने गाड़ी से बाहर निकाला, वो हाथ से छोड़कर लहरों के साथ बह निकला। रेस्क्यू कर रहे सेना के जवानों की सांस फूल गई, लेकिन गनीमत रही कि गाड़ी पर खड़े जवानों ने शख्स की कमर पर रस्सी बांध दी थी, जिससे उसको किनारे पर चेन बनाकर खड़े दूसरे जवानों ने तेजी से लपक लिया। इसके बाद एक एक करके गाड़ी में फंसे बाकी लोगों को भी निकाला गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद 7 लोगों को बचाकर पुंछ अस्पताल भेजा गया। ज़ाइलो गाड़ी वो कलाई ब्रिज के पास नीचे नदी में चली गई और अब इसको ऑपरेशन पुलिस ने और SDRF और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया था। वो खत्म हो गया, हमने गाड़ी को बाहर निकाल दिया और 7 जो लोग हैं वो हम हॉस्पिटल में ले आए हैं और बाकी की जो शनाख्त वगैरह है उनको ढूंढने का काम जो अभी जारी है। प्रशासन को करीब 11 से 12 लोगों की गाड़ी में होने की आशंका है। बाकी लोगों की तलाश के लिए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। और इस बीच बड़ी खबर संभल से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर के एक बड़ी खबर, जिस पर हाईकोर्ट आज फैसला लेगा कि मस्जिद में पेंटिंग का काम होगा या फिर नहीं। कल एएसआई ने शाही मस्जिद का सर्वेक्षण किया था और आज हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट एएसआई के द्वारा यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाएगी। इस सब के बाद में अब एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी के इस मांग पर फैसला सुनाएगा कि रमजान से पहले इमारत की रंगाई पुताई और लाइटिंग जो है उसकी इजाजत दी जाए या फिर नहीं दी जाए। यानी कि कल जो सर्वेक्षण हुआ है उसी के आधार पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। जहां हाईकोर्ट के फैसले से पहले अभी तक पेंटिंग का काम रोक दिया गया है फिलहाल, और साथ ही हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। उसका डर जताते हुए अब एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी की इस मांग पर फैसला सुनाएगा। तो एएसआई की ये सर्वेक्षण वाली रिपोर्ट कई मायनों में महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी के आधार पर आज कोर्ट में ये फैसला लिया जाएगा। संभल में मस्जिद की रंगाई पुताई पर ये बड़ी अपडेट और खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट तय करेगा कि रमजान में रंगाई पुताई होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि कल रमजान की शुरुआत है। ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण कोर्ट का फैसला किस रूप में आता है। आपको
आपको गाजियाबाद से बताने जा रहे हैं, जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आरिफ नाम का जो बदमाश है वो घायल हो गया। कौशाम्बी में ये बदमाश को पकड़ा गया है और पुलिस ने घेर किया है। एनकाउंटर में बदमाश और उसका साथी लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने घेरा बनाकर इनकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों बदमाश चेन स्नैचिंग के लिए कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं और इसीलिए पुलिस की टीम को इनकी लंबे अरसे से तलाश थी और अब इस आरिफ नाम के बदमाश को घायल करके पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी ये भी है कि बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की थी और वहां से भागने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश चेन स्नैचिंग की कई सारी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। मौसम का मिजाज बदलता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक में मौसम की मनमर्जियां देखी जा रही हैं। जहां उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखाते हैं, खास करके बद्रीनाथ धाम, जो किसी स्वर्ग से इस वक्त कम नहीं लग रहा। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बार फिर मौसम ने पलटी मारी। बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है, जिधर देखिए उधर बर्फ है। आसमान से गिरती बर्फ की फुहारों के बीच एक बार फिर से स्वर्ग जैसा नजारा है। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में बर्फ के गिरते फाहों ने यहाँ की तस्वीर को अनोखा कर दिया है। पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर ने ठिठुरन बढ़ा दी, तो वहीं श्रद्धालुओं के चेहरों पर बड़ी खुशियां दिखाई दे रही हैं। नजारा ऐसा जैसे धरती पर जन्नत उतर आई हो, लेकिन यह खूबसूरती अपने साथ कड़ाके की ठंड और रास्तों की फिसलन भी लेकर आई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बर्फबारी के जारी रहने की चेतावनी दी है। तो अगर आप भी उत्तराखंड की वादियों में जाने की तैयारी में हैं, तो सावधानियों को ख्याल में रखें, क्योंकि पहाड़ों की यह खूबसूरत सफेदी जितनी हसीन है उतनी ही खतरनाक भी। और 20 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। बात सोमनाथ की करेंगे, चमत्कारी शिवलिंग का सच अगर आप भी जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल बाद, नष्ट किए जाने के 1000 साल बाद अब शिवलिंग के अवशेष सामने आए हैं और श्री श्री रविशंकर जी ने इन अवशेषों को सामने रखा है दुनिया के। आपको दिखाते हैं। यही है उस शिवलिंग का अवशेष जो मूल सोमनाथ में था। सफेद रंग के ये दो गोले उसी 3 फीट के शिवलिंग के हिस्से हैं जो 1000 साल पहले सोमनाथ में मौजूद था। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए श्री श्री रविशंकर ने इन पत्थरों की मैग्नेटिक पावर का डेमो भी दिखाया, क्योंकि सोमनाथ शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में स्थिर रहता था। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। उसने मंदिर में अवस्थित उस शिवलिंग को भी तोड़वा दिया था जो 3 फीट ऊंचा था। दावा है कि 1924 में तत्कालीन कांची शंकराचार्य ने अग्निहोत्री परिवार को शिवलिंग अवशेषों को 100 साल तक गुप्त रखने को कहा था और बाद में टुकड़ों को एक एक करके शिवलिंग के तौर पर गढ़ दिया गया।